आइए आज एक ऐसी कहानी में गोता लगाते हैं जो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है। ये इस विश्लेषण का विषय है 60 के दशक का बॉम्बे अंडरवर्ल्ड, गणित की गजब की सूझबूझ और एक आम मजदूर का रातों रात भारत का मटका किंग बन जाना। तो कहानी की शुरुआत होती है एक रोंगटे खड़े कर देने वाले पल से। साल है 1975। एम्बुलेंस में एक आदमी खून से लथपथ पड़ा है और जरा सोचिए, उसे ले जा रहे गार्ड उसी की जिंदगी पर 50 गुना दांव लगा रहे हैं। शर्त यह है कि वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देगा। ये आदमी कोई और नहीं, खुद ब्रिज भट्टी है। वही ब्रिज भट्टी जिसने जुए का ऐसा जाल बिछाया कि लोग जिंदगी और मौत पर भी सट्टा लगाने लगे। अब सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। चलिए 1964 में वापस चलते हैं। ब्रिज हमेशा से कोई किंग नहीं था। वो कॉटन मिल में काम करने वाला एक सीधा साधा मजदूर था। सिर पर मकान मालिक का भारी कर्ज था और जिस मिल में वो काम करता था उसका मालिक था लालजी भाई। लालजी सिर्फ मिल का मालिक नहीं था, बल्कि जुए का एक बहुत बड़ा और बेहद भ्रष्ट धंधा भी चलाता था। देखिए, लालजी का जुआ पूरी तरह से धोखाधड़ी पर टिका था। सब कुछ फिक्स था। एक दिन क्या हुआ, एक बहुत ही गरीब और बेबस औरत ने लालजी के खेल में 5 नंबर पर अपने आखिरी 50 रुपए लगा दिए। लेकिन लालजी ने ब्रिज पर दबाव डालकर 7 नंबर का पत्ता निकालने को मजबूर किया, क्योंकि उस पर सबसे कम दाव लगा था। उस बेचारी औरत के छीने हुए पैसे और उसके आंसुओं ने ब्रिज को अंदर तक झकझोर दिया। उसे समझ आ गया कि यह पूरा सिस्टम सिर्फ और सिर्फ गरीबों को लूटने के लिए है। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर ब्रिज ने खुद का गेम शुरू क्यों किया। वजह थी एक बहुत ही भयानक मजबूरी। ब्रिज का एक लापरवाह भाई था लच्छू। लच्छू ने जीनू मास्टर नाम के एक खूंखार गुंडे से भारी रकम उधार ले ली थी। अब अपने भाई की उंगलियों को कटने से बचाने के लिए ब्रिज को अचानक 10,000 रुपए चुकाने का वादा करना पड़ा। एक मजदूर के लिए 10,000 रुपए, उस जमाने में यह रकम बिल्कुल अकल्पनीय थी। इसी हताशा ने उसे कुछ बड़ा करने पर मजबूर कर दिया। और इसी गहरी हताशा में जन्म हुआ एक ईमानदार खेल का। लालजी की बेईमानी का जवाब देने के लिए ब्रिज ने खुद का जुआ शुरू किया। और जानते हैं उसने सबसे पहले क्या किया? उसने ताश की गड्डी से राजा, रानी और जोकर को हमेशा के लिए हटा दिया, एकदम बाहर। कोई धोखाधड़ी नहीं, पूरी पारदर्शिता। ये कदम इतना मास्टर स्ट्रोक था कि रातों रात लोगों का उस पर भरोसा बन गया। अब जरा इस खेल के नियमों को देखिए। गणित के हिसाब से ये बहुत ही शानदार था। 3 कार्ड निकालो, संख्याओं को जोड़ो और जो आखिरी अंक आएगा वो ही जीतेगा। सिंपल। और इसे मटका नाम देना, वो तो एक जीनियस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी। उस समय हर घर में मिट्टी का मटका होता ही था, तो जब भी कोई उस मटके को देखता, अब चेतन रूप से उसे ब्रिज के गेम की ही याद आ जाती। अब जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि इस खेल ने जोखिम और इनाम के पूरे खेल को ही बदल डाला। रिटर्न देखिए, 90 गुना, 300 गुना और यहां तक के 1000 गुना मुनाफे का भारी पे आउट। इन्हीं विशाल मल्टीप्लायर्स ने सड़क किनारे खेले जाने वाले इस गेम को रातों रात पूरे देश का सेंसेशन बना दिया। सिर्फ 1 रुपया लगाओ और 1000 रुपये जीतने का सपना देखो। इस लालच ने सबको दीवाना कर दिया। इस पूरे ऑपरेशन का स्केल सच में बहुत बड़ा था। शुरुआत में उनका सीधा टारगेट थे बॉम्बे की टेक्सटाइल मिलों के लगभग 20 लाख मजदूर। और इन 20 लाख लोगों तक पहुंचने में ब्रिज का सबसे बड़ा हथियार बना उसका दोस्त दगड़ू। दगड़ू का एक पैर नहीं था, फिर भी उसने मिलों और बाजारों में इस गेम का ऐसा जबरदस्त प्रचार किया कि हर कोई इसका हिस्सा बनने को बेताब हो गया। लेकिन जहां इतनी भारी सफलता हो, वहां खौफनाक जोखिम भी तो होंगे, है ना? लालजी भाई जलन से भर गया था। ब्रिज को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए उसने एक चाल चली और मटके में 8,000 रुपए का भारी दांव लगा दिया। अगर लालजी जीत जाता तो ट्रिपल पन्ना के नियम के हिसाब से ब्रिज को पूरे 40 लाख रुपए चुकाने पड़ते। 40 लाख! एक ही झटके में उसका पूरा साम्राज्य राख हो सकता था। किस्मत से ब्रिज उस भयानक दाव से बच गया और इसके बाद मटका गेम ने सड़कों से निकलकर वीआईपी दुनिया में कदम रखा। इस बड़े विस्तार की कमान संभाली गुलरुख ने। गुलरुख एक विधवा थीं जिन्हें समाज ने अलग थलग कर दिया था, लेकिन ब्रिज की एक ईमानदार सलाह से उन्होंने हॉर्स रेसिंग में बहुत पैसे जीते थे। इसके बाद उन्होंने अमीर लोगों के बीच मटका को इतनी खूबी से पेश किया कि बड़े बड़े रईस भी इसके दीवाने हो गए। ब्रिज का दिमाग कितनी तेज चलता था ये देखिए। जब बहुत सारा अवैध कैश आने लगा तो उसे लीगल बनाने का उसने एक बेहद चतुर लूपहोल खोज निकाला। उसके आदमी उन आम लोगों को ढूंढते जो सरकारी लॉटरी जीतते थे।
वो उन्हें बिना टैक्स काटे पूरा नकद दे देते, बदले में उनसे चेक ले लेते और फिर खुद बैंक में टैक्स भरकर उस पैसे को पूरी तरह सफेद बना लेते। बिल्कुल अचूक और शातिर तरीका। जाहिर है, जहां इतना पैसा और ताकत हो वहां राजनीति कैसे पीछे रहती। टीपी डिसूजा नाम के एक रिपोर्टर ने इस धंधे का पर्दाफाश किया। इसका फायदा उठाकर प्रताप राव नाम के एक भ्रष्ट मंत्री ने ब्रिज से पैसे ऐंठने की कोशिश की, लेकिन ब्रिज डरने वालों में से नहीं था। उसने अपने इसी सफेद किए गए धन का इस्तेमाल किया और अपने बचपन के दोस्त अंतुल को चुनाव में उतारकर उस मंत्री को ही हरा दिया। खैर, हर बड़ी कहानी का एक दुखद पहलू भी होता है। ब्रिज के साथ सबसे बड़ा विरोधाभास उसकी अपनी ईमानदारी ही थी। इतना बड़ा जुए का सिंडिकेट चलाने के बावजूद उसने गेम में कभी कोई बेईमानी नहीं की। दरेब अहमद जैसे बड़े गैंगस्टर्स के साथ हाथ मिलाने से उसने साफ इनकार कर दिया। और विडंबना देखिए, इसी उसूल की वजह से उसका अपना आपराधिक घेरा, उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ हो गए। पतन की ये तस्वीर बहुत दर्दनाक है। सिंडिकेट के प्रति ब्रिज के इस जुनून ने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी। परिवार के लिए वक्त नहीं था, तो पत्नी बरखा अपने बेटे को लेकर चली गई। उसका अपना भाई लच्छू लालजी भाई के दुश्मन सिंडिकेट में जा मिला। और तो और उसका सबसे वफादार दोस्त दगड़ू गलतफहमियों का शिकार होकर उसका कट्टर दुश्मन बन गया। सब कुछ बिखर गया। अंत की शुरुआत तब हुई जब देश में आपातकाल लागू हो गया। पुलिस को खुली छूट मिल गई थी। तभी मीडिया में एक झूठी खबर उड़ी कि इंस्पेक्टर एकनाथ की आत्महत्या के पीछे ब्रिज का हाथ है। इस एक अफवाह ने ब्रिज को सीधे इमरजेंसी की हिट लिस्ट में डाल दिया। अब वो सिर्फ एक सिंडिकेट चलाने वाला नहीं था, बल्कि एक मोस्ट वांटेड इंसान बन चुका था। ये आखिरी दृश्य किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। पुलिस से छिपता हुआ ब्रिज अपनी सहयोगी रुक्मिणी के कारखाने में है और उसके आसपास पड़े गद्दों में करोड़ों रुपए का काला धन भरा है। जब उसे लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है और गुंडे इस पैसे को लूट लेंगे, तो सरेंडर करने से ठीक पहले उसने रुक्मिणी को उन नोटों से भरे गद्दों में आग लगाने का आदेश दे दिया और बस करोड़ों की वो दौलत पल भर में राख हो गई। इस पूरी गाथा का निष्कर्ष बहुत ही स्पष्ट और गंभीर है। स्रोत सामग्री हमें एक सख्त चेतावनी देती है कि जुआ हमेशा जीवन बर्बाद ही करता है। 60 के दशक का वो मटका साम्राज्य हो या आज के दौर के तेजी से फैलते ऑनलाइन कसीनो, दोनों के बीच एक सीधा और खतरनाक कनेक्शन है। ये दोनों ही प्रणालियां इंसान को धीरे धीरे कंगाल बनाने के लिए ही डिजाइन की गई हैं। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसा खेल जिसका ढांचा ही आपकी संपत्ति छीनने के लिए बनाया गया हो, जहां आज की जीत कल की बहुत बड़ी हार की नींव रखती हो। क्या वहां जीतने का एकमात्र सच्चा तरीका सिर्फ यही नहीं है कि उस खेल को खेला ही ना जाए? लत की इस असली कीमत पर विचार करना बेहद जरूरी है।